तो वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। हम लोगों ने अभी तक कवर अप कर रखा है रजिस्ट्रेशन पे टाइप्स। आज आपको जैसे स्क्रीन पर बेटा दिखाई दे रहा है अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट रहता है जिसको हम लोगों को कवर अप करना होता है। इसमें हम लोग सर क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले आप प्रोसीजर पे आ जाइए, ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा। प्रोसीजर के स्टेप्स क्या होंगे इनको देखना होगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराना तो सीख लिया कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मगर कंडीशंस क्या क्या होंगी, कैसे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या प्रोविजंस फॉलो होंगे, किस किस के लिए फॉलो होंगे उसको देखें। एक सीजीएसटी एक्ट में और फिर सीजीएसटी रूल, इसमें इनके बारे में क्या कहा गया है। तो आप लोग की इजाजत हो तो इसको शुरू किया जाए। आवाज नहीं आ रही? किसी स्टूडेंट को नहीं आ रही? आकांक्षा यादव, सुभाष वर्मा क्लास में हैं आप लोग? यस सर। आवाज आ रही है तुम्हें? यस यस सर आ सर रही अब है। आ रही है। हाँ तो रिएक्ट कर दिया करो बेटा, ठीक है। तो नंबर 1 यस है सर। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। शॉर्ट में बता देते हैं, पूरा आपको पढ़ के परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो खुद सोचो, बिना एप्लीकेशन के तो कोई काम होगा नहीं। तो इन दिस केस यू हैव टू डू सम वर्क। सर क्या करेंगे? एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को हम लोग फिल करेंगे। ये फॉर्म सर हमको कहाँ मिलेगा? क्या हमें जीएसटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा? ध्यान से देखें, आपको मैंने बताया था कि अब सारा काम पोर्टल से होता है। तो पोर्टल से होने का क्या मतलब है? इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? पोर्टल के केस में जाना नहीं है, सब इंटरनेट से ऑनलाइन हो जाएगा। और उस फॉर्म के लिए पोर्टल, ये देखो नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 REG01 ऑन कॉमन पोर्टल, ये हम लोगों को मिल जाएगा। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, सपोज करिए कि आपने अप्लाई करा, तो यहां से पढ़ते हैं एवरी पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ये जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो होता है कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले इतनी चीजें आप लोग तैयार करके रख लीजिए। तो बेटा यहाँ पर यही बात हो रही है कि इतने आइटम्स आप अपने प्रिपेयर करके रख लें। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है नंबर 1 पे? कुछ दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या है ये, बोलो तो। सर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अंडरलाइन मैंने किस पे किया है? सर पेमेंट अकाउंट नंबर। आज पहले दिन क्लास करने आए हो? सुभाष वर्मा बताइए, आज फर्स्ट डे क्लास करने आए हैं? नहीं सर करते हैं। तो करते हैं तो बेटा ये पैन है, परमानेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन। तो आपके पास पैन होना चाहिए। तो सर क्या इसका मतलब हुआ कि पैन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? हाँ बेटा, रेसिडेंट का नहीं हो सकता। रेसिडेंट का, एनआरआई के लिए और भी ऑप्शन है, रेसिडेंट के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर जरूरी है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? सर्किल कर रहा हूं, मोबाइल नंबर। सर मोबाइल नंबर की क्या जरूरत? तुम सब लोग अब इंटरनेट यूज करते हो, जानते हो इस बात को। सर क्या जानते हैं? ओटीपी, एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। तो जो ये वन टाइम पासवर्ड है, ओटीपी कहां पर रिसीव करेंगे? उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। आफ्टर देन ईमेल एड्रेस। सर घर का एड्रेस डाल दे रहे हैं, वो तो चलेगा ही, वो तो रहेगा ही, मगर अभी ईमेल एड्रेस आपको वर्क देना है। ईमेल एड्रेस
जिससे कि कम्युनिकेशन हो सके। आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो ना, तो इंटरनेट में आपके घर के एड्रेस से होम एड्रेस पे थोड़ी इंटरनेट आपको ढूंढता है। इंटरनेट तो आपके ईमेल एड्रेस से सारी करस्पॉन्डेंस करेगा, तो होम एड्रेस नहीं लिख देना है, वो पूछेगा ईमेल एड्रेस। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? एक परमानेंट अकाउंट नंबर जरूरी है, मोबाइल नंबर जरूरी है और ईमेल, इतनी चीजें तो जरूरी ही जरूरी है। इनके साथ में आप फिर रजिस्ट्रेशन का वर्क शुरू करें। बताइए, इतना समझ में आ गया? देन अब इस एप्लीकेशन के लिए क्या जरूरी नहीं है वो देखो। नंबर ए, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, सच एप्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एप्लीकेशन जरूरी किनके लिए नहीं है? जो लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर रहे हैं, टीडीएस पहला। दूसरा, ए पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, दूसरा कौन सा? टीसीएस। एक होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये जो है कलेक्टेड की बात हो रही है। ए और बी, इन लोगों को जरूरत नहीं है। देन आगे आते हैं। अच्छा, पूरा पढ़ते हैं। पर्सन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। और फिर पॉइंट नंबर सी, क्या है पॉइंट नंबर सी? अ पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। अब मैंने आपको बताया भी था पहले, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए उसी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या ध्यान देंगे, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कॉमन पोर्टल पे मिलेगी। फॉर्म नंबर GSTREG01 यूज करना पड़ेगा और ये लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा बुक का पार्ट है। बुक तो आपको पूरी पढ़नी नहीं है। आफ्टर देन क्या करें सर? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। ए पर्सन हैविंग ए यूनिट एज डिफाइंड इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या करेगा? या फिर स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर की तरीके से है, उसको अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं। आप बस इतना ही अपनी थ्योरी के हिसाब से पढ़िए, वरना ये एक अलग टॉपिक है, किसी दिन अलग लेक्चर लेके बताएंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। बस ये समझिए कि स्पेशल जोन है, एरिया है जहां पर उससे रिलेटेड ही पर्सन्स वर्क करते हैं, जिसके पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। दिस इज द स्पेशल, इसीलिए स्पेशल इसका नाम लिखा गया। आपके लिए इतना सफिशियंट है। पहली चीज हो गई पॉइंट नंबर 1, आपने एप्लीकेशन दे दिया। एप्लीकेशन देने के बाद में सेकंड क्या होगा? कोई पॉइंट दिखाई दे रहा है किसी बच्चों को? सेकंड, वैलिडेशन ऑफ डिटेल एंड टेम्परेरी नंबर। द पैन शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल। जो CBDT आपके रिकॉर्ड को रख लेगा। हाँ सर, पैन समझ गया। और मोबाइल नंबर डिक्लेयर शैल बी वेरीफाइड थ्रू, जो वन टाइम पासवर्ड आएगा उसके लिए मोबाइल हो जाएगा, देखो OTP लिखा हुआ है। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, इससे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड। जैसे ही आप इन 3 चीजों का यूज करेंगे, सर क्या 3 चीजें अभी अभी बताई मैंने? पहले आप पैन का यूज करेंगे, पैन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। देन आप अपना ईमेल एड्रेस, ये 3 चीजें आपने मानिए यूज करी। तो अब आपने जो पैन नंबर डाला है वो करेक्ट है, उसका वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पे उसके बाद आएगा OTP के लिए। OTP से ये चेक होगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, और आप OTP पे जब यस करके वेरीफाई उस नंबर को डाल देंगे तब आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने सेकंड स्टेप कवर अप कर लिया, वैलिडेशन ऑफ डिटेल एंड टेम्परेरी नंबर। एक टेम्परेरी नंबर आपको इसके बाद जनरेट हो जाएगा। ये टेम्परेरी नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि आप एंट्री कर गए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। गेट पास समझिए, उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए आपको टेम्परेरी नंबर मिला है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है?
आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल एंड ईमेल। अभी आपको मैंने बताया कि आपको गेट पास मिल गया है पैन, मोबाइल, ईमेल इनको यूज करके। अब अपना काम शुरू करें। सर क्या काम शुरू करेंगे? जो एप्लीकेशन है उसको आप सबमिट करो पोर्टल पे कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसके केस में हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होंगी उनकी तरफ भी देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर दें, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। विजिबल है, दिखाई दे रहा है सबको? विजिबिलिटी है? दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, अब हम अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे यूजिंग द रेफरेंस नंबर। अब आपको जो गेट पास मिला है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में रेफरेंस नंबर कहेंगे, इसी नंबर को यूज करते हुए अब आप अगला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। इसी रेफरेंस नंबर को आपने यूज कर लिया। द एप्लीकेंट सेल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो फॉर्म है GST REG 01। इसमें क्या क्या करना है? फिल करते समय आपको साइन करना है, वेरीफाई करना है। देन आगे क्या करेंगे? आधार की अब जरूरत पड़ेगी। एक होगा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। जब आप साइन कर रहे हैं या फिर अपने आप को वेरीफाइड करें, सर आधार की जरूरत पड़ेगी। यस। पैन की जरूरत तो पहले पड़ी। पैन की जरूरत कब पड़ी? जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए गेट पे एंट्री करी, गेट पास बन गया। अब आगे के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड कराना पड़ेगा, जो कि आपके आधार नंबर आइडेंटिटी को शो करेगा। सर इसको ना कराएं तो क्या जरूरत है आधार की? बेटा समझो, जब आधार आपको इशू हुआ था तो आपका बायोमेट्रिक हुआ होगा कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ हाँ या नहीं में। हेलो? यस सर। जब आधार इशू हुआ था तो बायोमेट्रिक हुआ था कि नहीं हुआ था? सुभाष आवाज आ रही है? किसी स्टूडेंट को आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा हूं, तुमने आधार बनवाया? यस सर। आधार बनाया था, बायोमेट्रिक हुआ था? यस सर। बायोमेट्रिक में क्या हुआ था? फोटो लगी थी, अंगूठा लगाया गया था? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर यही काम होगा जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों करेंगे। देखो, स्टेप वाइज समझो। नंबर 1 पे आपके पास पैन नंबर है, जिससे आपने अपने को एंट्री ली पोर्टल पे। इसके साथ में जब आपने अपना मोबाइल नंबर दिया तो आपको वहां से एक OTP आई। OTP पैन को देखने के बाद आई कि हाँ ठीक है, ये चीजें करेक्ट हैं। जब OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ गई या फिर किसी और कम्युनिकेशन को करना है तो ईमेल आया, तो ईमेल और मोबाइल के थ्रू आपको OTP मिली। मोस्टली लोग अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल से OTP ले करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही उनको क्या मिलेगा? एक गेट पास मिलेगा। ये देसी भाषा में वर्ड यूज कर रहा हूं, गेट पास। ये गेट पास नहीं होता है, इसको रेफरेंस नंबर बोलते हैं। तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब इसी रेफरेंस नंबर से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तब आपके मन में आएगा, सर ये तो ठीक है, मगर अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं तो आधार की क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं यही बता रहा हूं, आधार की क्या जरूरत पड़ गई। होता क्या है, आपका EVC होता है। सर ये नया क्या कंटेंट है EVC? EVC का मतलब रहता है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड।
तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का मतलब जिसमें आपकी पहचान चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, तो ये सारी चीजें जब आपने आधार कराया था तो वहां पर आपने अपनी फोटो और सब चीज आपने अपने थंब इम्प्रेशन दे रखा था, तो डायरेक्टली आपको ये वहीं से लिंक कर देगा और इस कंडीशन में दोबारा आपको ईवीसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ गए? आपकी आइडेंटिटी प्रॉपरली प्रूफ हो जाएगी। मैं समझता हूं कितना समझ गए होंगे। Yes, sir. अब ईवीसी हो जाने के बाद में अगले प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए उनको हमें देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? फोटोग्राफ ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, ट्रस्टी, सीईओ। सर फोटोग्राफ तो अभी आपने बताया आधार से लग गई, आधार से आपका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, प्रोप्राइटर हैं, इसके लिए अपडेट फोटो चाहिए। आधार अगर पुराना हो गया तो क्या करेंगे? तो आपका एक फोटोग्राफ चाहिए। अगर बिजनेस के लिए करा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अपनी देसी भाषा में समझ जाओ, अगर पार्टनरशिप है तो उसकी डीड की बात हो रही है, क्लियर? जिसमें लिखा होगा कि, और वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात होती है कंपनी के केस में, पार्टनरशिप में डीड के केस में। देन इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, जहां से आप बिजनेस करेंगे उस जगह का टोटल प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अरे मकान होगा, हाँ सर हाउस प्रॉपर्टी है, रहते हैं या जहाँ ऑफिस खोलेंगे वहां से होगा, तो उसका हाउस का कैसे आप प्रूफ देते हैं, कैसे बताएंगे? सर उसके तो कई चीजें हैं बेटा। क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इन सब की रिसिप्ट से आपका प्रूफ हो जाएगा। बैंक अकाउंट जहां से डील करेंगे उसके लिए कॉपी। चेक एक मांगते हैं जो कि कैंसिल चेक होता है, तो कैंसिल चेक दे देंगे। उसके बाद अथोराइजेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और जो सब बताया मैंने वो सब डिक्लेयर किया, या आप मतलब मैंने मतलब आपने डिक्लेयर किया और सब सही डिक्लेयर किया है, तो ये चीजें आपको अटैच करनी होती हैं एप्लीकेशन के साथ में। हाँ सर हमने एप्लीकेशन के साथ में इन चीजों को अटैच कर दिया। अब क्या करें? टाइम लिमिट को ध्यान देना होगा। टाइम लिमिट को किस लिए ध्यान दें? अरे अब एक पीरियड के अंदर इसको आप फिल करेंगे ना, जब मर्जी तब तो आप फिल नहीं कर देंगे, तो टाइम एप्लीकेशन जो है वो लिमिट बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए, अदरवाइज लेट हो जाएगा। तो पहला क्या है? फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। एवरी पर्सन हु ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अपॉइंटमेंट इज रजिस्टर्ड और होल्ड लाइसेंस अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, जो ऑलरेडी हैं इनको ध्यान देना है। जो जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम अपॉइंटमेंट डे चल रहा है उसी दिन को मान लिया जाएगा, इसीलिए नोट भी इसमें गिवन है। देन न्यू टैक्स पेयर दो तरीके के हो गए। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन, सेक्शन तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, शैल अप्लाई रजिस्ट्रेशन विद 30 डेज इन विच बिकम लायबल। तो ये एप्लीकेशन जो है आप अपनी तरफ से खुद करा रहे हैं तो 30 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। कंफ्यूज मत होइएगा, जब सुमोटो होता है तो 90 डेज होता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है, ये आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इसलिए 30 डेज। तीसरे तरीके के हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कभी कभी हैं या एनआरआई हैं, इनके लिए खाली 5 दिन का ही समय होता है। तो आपने यहाँ पर देख लिया ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, इनके लिए 30 डेज की बात हो गई। और कैजुअल के लिए और एनआरआई के लिए 5 दिन। सर से 5 डेज ही क्यों रखा? अरे छोड़कर भाग जाएंगे तो क्या करोगे? कुछ समय के लिए बिजनेस करने इंडिया में आए हैं, प्रोसीजर भी तो थोड़ा समय लेगा, इसलिए खाली इनके लिए 5 डेज का ही टाइम रखा गया है। अब हम लोगों ने देख लिया, टाइम भी देख लिया, कितने कितने दिन में करेंगे। प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, अब हम एप्लीकेशन दें कहाँ? सर पोर्टल पे दे रहे, वो तो ठीक है, मगर कहने का मतलब ये है पोर्टल पे तो दोगे, अब तुम यूनियन टेरिटरी में हो, स्टेट में हो, वाटर एरिया में वर्क कर रहे हो, तो किस किस को दोगे? सीजीएसटी में देंगे? हाँ वही चीज है। तो इस कंडीशन में नंबर 1 देखें, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड शैल बी अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी स्टेट, जो जहाँ का है, यूपी का यूपी में जाएगा, और अगर चंडीगढ़ का टेरिटरी में है तो चंडीगढ़ जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स में अगर आप आते हैं, अभी बताया था कि आप ध्यान रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहां से बिजनेस रन करने के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है उस एरिया को, उस जगह के रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे। टेरिटोरियल वाटर एरिया, वेयर एनी पर्सन मेक सप्लाई फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया,
इसका मतलब है समुद्र की बात हो रही जहां से आप देते हैं गुड सप्लाई कर रहे हैं। देन सच पर्सन शैल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी where the nearest point of appropriate baseline is located. As per the international agreement, territorial water up to 12 nautical miles, पानी में जो नापने के लिए है किलोमीटर में नहीं करते, वो नॉटिकल में बात करते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कंट्री, समझ लीजिए इसको क्या कह रहा है, ये मैं बता देता हूं। ये आपके पास मान लीजिए कि ये थोड़ा सा सही नहीं बना, ये एरिया जो है इंडिया का इधर की तरफ से है, क्लियर। यहाँ पर गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, मान लेते हैं ये महाराष्ट्र है। तो जो महाराष्ट्र का ये एरिया है, ये लैंड है, इसी लैंड से बाद जो शुरू होगा वही तो हमारे लिए सारा वाटर होगा। ये एरिया, ये एरिया, ये सब वाटर है। तो अब इस वाटर में कहाँ तक जाएंगे उसके लिए है कि ये है बेटा बेस लाइन, ये बेस लाइन है, और इस बेस लाइन से ले करके इसको मेजर किया जाएगा 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स। ये बहुत ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आता है, इतना एरिया बेस लाइन से कवर अप किया जाएगा। और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अगर कराना है तो जिस एरिया के आप इस एरिया में आ रहे हो, टेरिटोरियल एरिया के हो, कोस्टल एरिया के लिए हो, वहाँ पे अपने आप को आप रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो प्लेस ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ देना है, इस जगह आप एप्लीकेशन देंगे। थोड़ा बेहतर हम लोग समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। ए पर्सन प्रोवाइड सर्विस इन इंस्पेक्शन ऑफ शिप इन द सी नियर मुंबई, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कंसीडर्ड एज इन महाराष्ट्र। मैंने बोला ना कि महाराष्ट्र की बात करेंगे, उसी स्टेट के पास आ रहा है, तो महाराष्ट्र स्टेट में ही हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे देंगे। अब एप्लीकेशन दे दिया सर, अब क्या करें, तुम्हारा काम खत्म, अब तुम आराम करो। अब डिपार्टमेंट का काम शुरू होगा। डिपार्टमेंट के काम में है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। जो एप्लीकेशन आपने दी है उसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो एप्लीकेशन आपने दे दी है उसके बारे में क्या होगा, जो एप्लीकेशन दे दी है उसके बारे में क्या होगा। फर्स्ट, अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को देखेंगे, चेक करेंगे, 60 डेज का टाइम हो गया, या तो एप्लीकेशन आपकी गलत होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी, देन पास हो गई, कोई अगर डिफिशिएंसी रह गई तो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लिया जाएगा कि 2-3 बार आपको नई एप्लीकेशन डालनी पड़े। सर जाना पड़ेगा, बेटा सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन से रिगार्डिंग जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं, बता देंगे रिजेक्शन क्या क्या है। अगर रिजेक्शन है तो जरूरी नहीं है, ये वाला पॉइंट अगर कोई क्वेश्चन अराइज होगा तभी जरूरी है, क्वेश्चन नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये पॉइंट जो है बेटा वो जरूरी नहीं होगा। अच्छा, तो फिर क्या होगा, बस एप्लीकेशन को अप्रूव किया, हाँ एप्लीकेशन ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूवल के लिए जाएगा। किसके पास जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर। द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाई, जो क्लैरिफिकेशन और डेटा आपने फर्निश्ड किए हैं तब वो रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर नहीं होता है तो उस जगह पर रिजेक्ट हो जाएगा, जाएगा अप्रूवल के लिए। बिना अप्रूवल के लिए गैर रिजेक्शन नहीं हो सकता। तो सर इसका मतलब पहला स्टेप जो है वो एप्लीकेशन का अप्रूवल है, फिर रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल है, फिर रिजेक्शन है। यस, अप्रूवल के बाद ही रिजेक्शन की बात होगी। अब आपका फॉर्म जा चुका है, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर जो प्रॉब्लम थी उनको दूर करके फिर से करिए। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, ये देखो, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू पे एनी एक्शन within 3 working days from the date of submission of application or within 7 working days from the date of receipt of clarification। तो दो चीजें हैं, 3 दिन कहां से चलेंगे, वेयर इन 3 दिन डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन दे दी थी उसके बाद में 3 दिन का आपको समय रहेगा, 3 दिन के अंदर आपने सबमिट कर दिया। और अगर कोई आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो यही 3 दिन से बढ़ा के 7 दिन कर दिए जाएंगे।
तो या तो 3 डेज होगा और 7 डेज होगा। अगर क्लैरिफिकेशन है तो 7 डेज, नहीं तो 3 डेज। इसके अंदर आपको नहीं बताया गया तो ये डीम्ड है, मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। भाग भाग के जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका मतलब ही है कि रजिस्ट्रेशन बेटा आपका हो गया। आफ्टर देन अब हम क्या करें? अरे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए? GS10 चाहिए। आ जाइए, GS10 नंबर, रजिस्ट्रेशन हो गया, GS10। अब GS10 जो नंबर है वो किस तरीके से काम करता है? पिछली क्लास में काफी बच्चे जो थे वो बताओ GS10 कितने नंबर के लिए काम करता था? कितने नंबर GS10 में होते थे? भैया GS10 में पिछली क्लास में कोई बच्चा था? GS10 में फिर भूल गए? GSTIN मैंने क्या बताया था कि याद रखिएगा कितने नंबर इसके अंदर में, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। 15 डिजिट का आपको GS10 मिलता है। कितने डिजिट का मिलेगा? 15 डिजिट का मिलेगा। अब ये 15 डिजिट किस तरीके से काम करेंगे उनको देखिए। इस 15 डिजिट में से जो 10 डिजिट हैं वो तो पैन की हो जाएंगी। बहुत दिनों से आपको बता रहा हूं पैन 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 पैन। 10 डिजिट तो पैन के चली गई। पैन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, एक्सपोर्टर, डीलर और TDS और TCS अकाउंट नंबर। जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनके लिए तो पैन चला गया, और TDS या TCS को कराने की जरूरत नहीं थी, तो उनको अलग से नंबर अलॉट था। TDS और TCS वालों को उनका नंबर यहाँ पर ले लिया जाएगा। ये कितने डिजिट का हो गया? 10 डिजिट का हो गया। अब 10 डिजिट के बाद 5 डिजिट बचते हैं। इन 5 डिजिट में से 3 डिजिट का ये केस है, 3 डिजिट इधर होंगे और 2 डिजिट इसके इधर होंगे। टोटल देखो 15 हो गए, 2 + 10 + 3। अब जो 2 डिजिट हमारे पास शुरू के होंगे वो 2 डिजिट किस चीज के होंगे? उस स्टेट के कोड के होंगे। स्टेट का यहाँ पर कोड दिया जाएगा। यूपी है, MP है, महाराष्ट्र है या यूनियन टेरिटरी है, उसका कोड की बात होगी। और जो 3 डिजिट आखिरी के होंगे वो भी 2 पार्ट में बटेंगे। इसमें से जो पहले के 2 होंगे फॉर द एंटिटी कोड या फिर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट। सर इसका क्या मतलब? बेटा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो तुमने यूपी में करा लिया तो तुम्हें तो यूपी का कोड मिल जाएगा। डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास, जिसने MP में कराया उसको MP का कोड मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग से क्लियर कट डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। मगर 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 जब आप एंट्री ले रहे हैं तो यूपी के अंदर आप अकेले तो रजिस्ट्रेशन कराने वाले नहीं होंगे, बहुत से लोग होंगे करने के लिए। तो इस जगह पर आपका एंटिटी कोड मिलेगा उस स्टेट में काम करने के लिए, और लास्ट में चेक कोड। तो इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो GSTN में हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? अब तक आपको समझ जाना चाहिए 15 डिजिट होते हैं। इस 15 डिजिट में से मेजर 10 डिजिट कौन ले जाता है? पैन। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पहला वीडियो नहीं देखा फर्स्ट, उसको देख लें, उसमें पैन को बहुत जबरदस्त ढंग से बताया है कि 10 डिजिट का कैसे डिवीजन किया गया। देन हमारे पास 5 बचते हैं। अब इस 5 में से जो शुरू के 2 हैं वो तो आपके स्टेट के आइडेंटिटी के नंबर के लिए हो जाएंगे। फिर अब बचा कितना? 3। जो 3 आपके पास बचे उनको भी देख लें क्या है। अब 3 जो बचेंगे उन 3 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक जगह 2 और एक जगह 1। विद इन द स्टेट के लिए यूज होगा, ये इसके लिए यूज होगा, और जो 1 है वो आखिरी का आपका चेक कोड होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज GSTN को समझ लिया। ये GSTN जो है वो आपको क्या होगा? इशू हो जाएगा। इसी से ही अब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। काम रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फिर इशू होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कॉमन पोर्टल। अपने पोर्टल से ही इसको आप ले लीजिएगा। सर्टिफिकेट में क्या क्या कंटेंट होंगे?
ये देखो 2 में ए से लेकर के जे तक का सारे कंटेंट दे रखे हैं, आपकी बुक में भी गिवन होगा। अच्छा सर, शुरू में आपने कोड बताया था, कोड यूपी का कोड क्या होगा बेटा? यहाँ देखिए नीचे पूरी कोड लिस्ट दे रखी है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, हम लोग यूपी में हैं, तो यूपी के जिनका भी जीएसटीएन का रजिस्ट्रेशन होगा, जीएसटीएन का, उनके स्टार्टिंग में 09 लगेगा। क्या लगेगा? 09। ये जीएसटीएन के लिए रजिस्ट्रेशन का नंबर है। अगर आपके सामने मान लीजिए कोई जीएसटीएन आता है, क्या आता है आपके सामने? कोई भी जीएसटीएन आता है। देखो आज के बाद तुमको दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हारे सामने किसी का भी जीएसटीएन आता है, तुम बिल पेमेंट करे होगे किसी ना किसी का, तो जो बिल दिया होगा बिजनेस अगर यूपी के अंदर है तो तुम उसका देखना जीएसटीएन के नंबर के आगे 09 लगा होगा। उसके बाद में उसके और बाकी इंफॉर्मेशन दी होंगी। सर कैसे? अरे अगर तुम मॉल में किसी गए हो तो वहां से या पेमेंट करने पे जीएसटीएन है तो इस पे यूपी का ही कोड लगा होगा, इससे पता चल जाएगा यूपी का बिजनेसमैन है। अच्छा सर, मान लीजिए कि उस जगह 08 लगा है स्टार्टिंग में, तो बेटा 08 के लिए कोड देख लो कौन सा है। 08 के लिए कोड राजस्थान है, तो इसका मतलब है कि वो राजस्थान का, इसीलिए कोड डाला गया कि स्टार्टिंग को देखने से ही पता चल जाए। तो आपने स्टेट कोड को भी यहाँ पर जीएसटीएन में समझ लिया। बाकी तो इतना याद भी आप नहीं कर सकते, यूपी में रह रहे हैं इसलिए आपको बता दिया। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन हमारा इफेक्टिव किस दिन से होगा? द रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच पर्सन बिकम लायबल टू registration where the application for registration has been submitted within 30 days from such date। तो जिस दिन से तुम लायबल हो जाते हो, भले सर हमने 30 दिन के बाद जा करके रजिस्ट्रेशन कराया, आप जिस दिन से लायबल हो गए उस दिन से रजिस्ट्रेशन आपका मान लिया जाएगा। If application of registration was submitted by the applicant after the expiry of 30 days, 30 दिन बीत गए तब, from the date of his becoming liable to registration, the effective date for registration shall be date of grant registration। तो दो बातें यहाँ पर निकल करके आ गई। क्या दो बातें निकल कर आई? इनको ध्यान से देखिए। अगर जो डेट है उस डेट से पहले पहले आप करवा लेते हैं तब, और अगर आप आफ्टर डेट कराते हैं तब। अगर आफ्टर डेट कराएंगे तो जिस दिन ग्रांट हुआ है, मतलब री रजिस्ट्रेशन कराना होगा ना, तुम्हारी डेट निकल गई है तो जिस दिन से तुम्हें ग्रांट मिल जाएगा कि ठीक है आप रजिस्ट्रेशन करा लो, तो वो डेट मानी जाएगी। नहीं तो जिस दिन से आप लायबल हुए थे वो डेट चलेगी। ठीक। देन सर सिग्नेचर हम कैसे करेंगे? सर्टिफिकेट देखो, सिग्नेचर ऑन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय प्रॉपर ऑफिसर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड था, अरे आधार वाला याद करो, ठीक है, वो प्रॉपर ऑफिसर उसी को साइन कर देगा। अब हम लोग का रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। सर्टिफिकेट कर दिया, ऑफिसर ने पास कर दिया, उसने इशू किया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन द केस ऑफ डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर डीम्ड है, माने गए हैं, तो भी आएगा, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। अब बैंक की जो डिटेल्स देनी है उनको भी सबमिट करिए, किस अकाउंट से आप पेमेंट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं ना, तो फर्निशिंग बैंक डिटेल। सर बस कंप्लीट हो गया? हाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। सर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, मगर बेटा कुछ केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, तो वो कुछ 15 दिन लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो प्रॉपर ऑफिसर आकर के उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। अच्छा सर, फिजिकल वेरिफिकेशन अगर नहीं होता हमारा तो हमारा बिजनेस हो गया, हम रजिस्टर्ड हो गए? यस, आप रजिस्टर्ड हो गए, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मगर 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 जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और जीएसटीएन है वो आपके नेम के ऊपर, बिजनेस के नेम पर होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकले, अभी तो कोरोना चल रहा है, नहीं निकल रहे हैं, देखिए जो बोर्ड है जहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है उसके बिजनेस के नेम के साथ में जीएसटीएन नंबर दिया होता है। जो बिल होगा बिल पे भी जीएसटीएन नंबर गिवन होगा। ये आपकी अब ड्यूटी हो जाएगी। क्लियर? आफ्टर देन मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। मगर अब आप बिजनेस और भी कई जगह से करना चाहते हैं तो उस जगह वर्ड यूज होता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा अगर आप कई जगह से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ए पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड ए सिंगल रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट। यहाँ कराया तो आपने यूपी में कराया तो यूपी में ही आप बिजनेस कर पा रहे हैं इन द स्टेट। मगर आप अब उससे ज़्यादा बिजनेस करना चाह रहे हैं, एरिया आपका बड़ा हो रहा है, तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन डिफरेंट प्लेसेस के लिए कराना पड़ेगा। सर इसमें क्या करते हैं? इसमें यहाँ से देखते हैं,
एनी पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर मल्टीपल प्लेस मतलब यूपी में भी, एमपी में भी, राजस्थान में भी है, तो उस जगह के सेपरेट रजिस्टर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा अपना प्रोसीजर। एक जगह से सारा काम नहीं चल पाएगा। अभी तो एक बिजनेस की बात हो रही थी क्योंकि प्लेस एक था, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, फिर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ओके सर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर सर बनने के बाद सर्टिफिकेट हमको पता चला कुछ गलत है, जैसे हम पास होकर के आते हैं क्लास 10 की, अगर मार्कशीट में भी मार्क्स गलत हो जाते हैं या नंबर गलत हो जाते हैं, तो हमको सर क्या करना होता है? उसको चेंज भी तो हम करा सकते हैं क्या? ऐसी कोई प्रोविजन यहाँ पर है? यस, उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसमें अगर कुछ चेंजेस कराने हैं तो आपको उसको चेंज कराएंगे, उसी को ही अमेंडमेंट बोला जाता है। तो अमेंडमेंट भी आप सीख गए। और अमेंडमेंट अगर करेंगे तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा? अब अमेंडमेंट में हम लोग आज पहुंच गए हैं, इसका प्रोसीजर हम लोग अब अगली क्लास में करें, क्योंकि आज काफी थ्योरेटिकल पॉइंट हो गए हैं। आप लोग एक बार रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, GS10 मिल चुका है, मगर अब हम उस सर्टिफिकेट में कुछ रजिस्ट्रेशन में चेंज करवाना चाहते हैं, तो अब हम लोग अगली क्लास में अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। ओके क्लास? यस सर। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया। अगली क्लास का इंतजार करिए, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।